इसमें हम इनकम टैक्स के बारे में आपको पढ़ाते हैं और अभी तक हमारा जितना सिलेबस हो चुका है उसमें सैलरी फर्स्ट हेड थी इनकम की, एंड सेकंड हेड था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड थर्ड हेड था हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम, एंड अब हमारा जो फोर्थ हेड है यानी कि फोर्थ चैप्टर आपका कैपिटल गेन पे हम पहुंच चुके हैं। तो कैपिटल गेन इनकम जो है वो फोर्थ हेड ऑफ इनकम टैक्स है, जो असेसी की टोटल इनकम का एक पार्ट होती है। ठीक है बेटा, तो कैपिटल गेन यहाँ से हमको पता लग रहा है कि जो हमारा कैपिटल गेन है वो कैपिटल एसेट्स की इनकम है, यानी कैपिटल एसेट को सेल करके हमको जो इनकम मिलती है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाट इज कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या होती है? तो कैपिटल एसेट हमारी फिक्स एसेट्स है, नॉट करंट एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट जैसे ज्वेलरी हो गई, प्लॉट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, शॉप एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी हमारी कैपिटल एसेट्स हैं। इसके अलावा और भी हमारी कैपिटल एसेट जो सेकंड टाइप में आती है वो आती है शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, ये सिक्योरिटीज में आती है एंड ये जो है हमारी फिक्स एसेट्स में है। तो इनको सेल करने पर जो गेन होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, और इनकम टैक्स में जो हमारा कैपिटल गेन चैप्टर है उसमें ट्रांसफर यूज करते हैं, ट्रांसफर वर्ड को सेल के लिए। सेल मीन्स ट्रांसफर। ठीक है, तो इनको सेल करने पर जो हमको गेन आएगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन। तो ये कैपिटल गेन भी दो टाइप का होता है। जैसे हमारी जो एसेट्स होती है दो टाइप की होती है, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स, ऐसे ही कैपिटल गेन भी हमारा दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब देखो बेटा, दोनों ही केसेस में जो हमारी सिक्योरिटीज है उनके केस में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों जो कैपिटल गेन है वो अलग अलग बनेंगे, एंड जो हमारी फिक्स एसेट्स है उनके केस में भी दो टाइप की हमारी कैपिटल गेन होंगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे रूल्स देखो कि जो एसेट्स, जिस एसेट्स का हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये जानने के लिए हमें टाइम पीरियड देखना पड़ेगा। ठीक है, टाइम पीरियड में हम क्या देखेंगे कि जो हमारी ज्वेलरी है या प्लॉट है या लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, शॉप जो भी है, इनके परचेस की डेट के अगर 3 इयर्स के पहले ही इनको सेल कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि उन एसेट्स को परचेज करने की जो डेट है उसके 3 इयर्स से पहले ही अगर इन एसेट्स को सेल कर दिया जाता है तो हमारा उस पे जो प्रॉफिट होगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मीन्स अगर हमने उस एसेट को, उस कैपिटल एसेट्स को उसकी परचेज डेट के 3 इयर्स पहले ही सेल कर दिया है तो उस सेल पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है, अब दूसरी टाइप का जो हमारा कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और जो हम कैपिटल गेन की इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स में मेनली लॉन्ग टर्म ही होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा? जब उस एसेट को उसकी परचेज डेट के 3 इयर्स के बाद हम सेल कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि किसी कैपिटल एसेट को यानी कि ज्वेलरी, प्लॉट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, शॉप, इनको अगर हम इनकी परचेज डेट के 3 इयर्स आफ्टर यानी कि 3 साल के बाद अगर सेल किया जा रहा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। समझ गए? तो ये था हमारा फिक्स एसेट्स के केस में कि शॉर्ट टर्म कब बनेगा एंड लॉन्ग टर्म कब बनेगा। अब जो हमारी दूसरी टाइप की सिक्योरिटीज हैं यानी कि ये भी हमारी कैपिटल एसेट्स ही है, समझ रहे हो ना, क्योंकि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे हमको शो करते हैं और ये हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होती हैं। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये है, इट मींस हमारी सिक्योरिटीज हैं, तो ये भी हमारी कैपिटल को बढ़ा रही है, इसलिए ये भी हमारी कैपिटल एसेट्स हैं। तो इन कैपिटल एसेट्स को, इनका भी रूल देखो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का, कि इन शेयर्स को, इन बॉन्ड्स को या डिबेंचर्स को इनकी परचेज डेट के 12 मंथ से पहले ही अगर सेल कर दिया जाता है, परचेज डेट के 12 मंथ्स बिफोर यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर अगर हम इन एसेट्स को सेल कर देते हैं तो इस पे जो प्रॉफिट होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कब होगा ये? जब इनको इनकी परचेज डेट के 12 मंथ के बाद सेल किया जाता है, यानी कि 1 साल के बाद अगर हम इन
शेयर्स को, बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा इन सिक्योरिटीज पे। और शॉर्ट टर्म का माना जाएगा 12 मंथ से पहले ही, 1 साल से पहले ही अगर इनको सेल कर दिया जाता है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएंगी और इन पे जो प्रॉफिट हो रहा है, जो गेन हो रहा है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। समझ गए बेटा? तो इसके बाद आपको दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा कि भाई कैपिटल एसेट्स और सिक्योरिटीज, ठीक है, फिक्स एसेट्स एंड सिक्योरिटी दोनों ही हमारी कैपिटल एसेट्स हैं, लेकिन उनको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्या कंसीडर करना है, इसके रूल्स अलग अलग हैं। देखो, तो ये टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है कि हम किसी गेन को, किसी कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म मानते हैं या लॉन्ग टर्म मानते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, तो बेटा जो हमारी कैपिटल एसेट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है, तो उनके लिए इंडेक्सिंग की जाती है। क्यों की जाती है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सोचो कि जैसे हमने ये हमारे एसएससी ने कोई प्लॉट जो कि आज से 20 साल पहले, ठीक है, यानी कि 2001 में उसने वो प्लॉट खरीदा था और उस टाइम पे उसकी कॉस्ट थी 1 लाख की। 1 लाख में उसने वो जो प्लॉट खरीद लिया था, ठीक है। अगर वो उसको आज की डेट में यानी कि 2020 में अगर उसको सेल करता है, यानी कि टोटल 20 साल के बाद सेल करता है, तो जो प्लॉट्स होते हैं उसकी कॉस्ट हमारी होगी 1 लाख, और अगर आज की डेट में उसको 20 लाख का बेचता है तो उसका जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट होगा, मीन्स वो हमारा कैपिटल गेन होगा। तो अगर उस 20 लाख पे यानी कि 19 लाख लगाओ, 20 लाख में से 1 लाख चले गए तो 19 लाख होते हैं, तो 19 लाख पे वो टैक्स देगा, तो कितना ज्यादा टैक्स को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उस असेसी के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि प्लॉट्स के रेट्स, लैंड के रेट्स हमेशा बढ़ते हैं ज्यादातर, इसीलिए गवर्नमेंट ने उस असेसी को रिबेट देने के लिए क्या किया है कि इंडेक्सिंग का एक उसको फैसिलिटी दी है कि अगर वो अपनी जो उसकी परचेज कॉस्ट है उसकी इंडेक्सिंग कर लेता है। इंडेक्सिंग क्यों की जाती है? क्योंकि इतने सालों की जो उसने जो उस टाइम पे कॉस्ट लगाई थी और आज की डेट में उस कॉस्ट को वो जो है सेल कर रहा है, इस प्लॉट को सेल कर रहा है, तो जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, इट मींस ये नहीं है कि उस सारा का सारा प्रॉफिट उसने लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी कि उसकी कॉस्ट को वो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट में चेंज कर देता है। ये जो हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, ये उस 1 लाख की कॉस्ट को अगर हम इसको इन्फ्लेशन में चेंज करेंगे, इन्फ्लेशनरी रेट लगाएंगे इस पे, तो आज की डेट में उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि जो बीच का प्रॉफिट आएगा, जो कैपिटल गेन आएगा, वो इक्वलाइज हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए इंडेक्सिंग की जाती है। तो इंडेक्सिंग के भी कुछ रूल्स हैं कि इंडेक्सिंग किसके लिए की जाती है। तो फर्स्ट है फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, इसके लिए नो इंडेक्सिंग। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, ठीक है, आपको अभी बताया था कि अगर लॉन्ग टर्म है तो 3 ईयर से पहले उनको सेल कर दिया जाएगा, तो उस पीरियड में भी उसकी जो एसेट है उसके रेट्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, उसको इतना कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर शॉर्ट टर्म के केस में है तो उसमें तो खैर होता ही नहीं। ठीक है, तो फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसके लिए नो इंडेक्सिंग होगी। एंड फॉर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एंड जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है, इनके केस में भी कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होगी। लेकिन शेयर्स के केस में इंडेक्सिंग होगी, क्योंकि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी के लाइफ टाइम तक उसके पास रहते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को अपने लाइफ टाइम से पहले उनका रिडम्पशन नहीं कर सकती है, तो वो लॉन्ग टर्म ही होते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड जीडीआर, इनके केस में भी नो इंडेक्सिंग, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनके केस में भी नो इंडेक्सिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर अदर कैपिटल एसेट्स। इनको छोड़कर बाकी जो कैपिटल एसेट्स हैं, जो भी आपको बताया था, प्लॉट, ज्वेलरी, शॉप, फर्नीचर वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारे इनके केस में जो है इंडेक्सिंग होगी। तो देखो केस हमारे क्या बनते हैं। नंबर 1, इफ कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, अगर जो हमारी कैपिटल एसेट है, हमारे असेसी ने
1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है, खरीदी नहीं है, एक्वायर की है। एक्वायर का मतलब उसको मिली है अंडर गिफ्ट, अगर किसी ने गिफ्ट दे दिया उसको, ठीक है। विल, किसी ने अपनी वसीयत में से उसको कोई प्रॉपर्टी या कोई भी कैपिटल एसेट गिफ्ट कर दी है, या फिर HUF पहले वो था और अब HUF का पार्टीशन हो गया है और अब उसको जो है वो कैपिटल एसेट एक्वायर हुई है हमारे एसएससी को। मतलब कि किसी भी केस में उसने उस एसेट को एक्वायर करने में, प्राप्त करने में कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगाई है, ठीक है। या फिर उसको इनहेरिटेंस में मिली है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि वो उत्तराधिकार में मिला है, फादर ने अपने सन को दे दी, सन ने आगे अपने सन के नाम पे ट्रांसफर कर दी, इसी तरीके से एसएससी को भी वो ट्रांसफर हुई है वो एसेट, ठीक है। तो केस क्या है हमारा कि अगर हमारी कैपिटल एसेट हमारे एसएससी को 1 अप्रैल 2001 से पहले मिली है, खरीदी नहीं है उसने, अंडर गिफ्ट मिली है, अंडर विल वसीयत के रूप में मिली है, पार्टीशन ऑफ HUF, अगर HUF का बंटवारा हो गया है तो उसके हिस्से में वो कैपिटल एसेट आई है, या फिर उत्तराधिकार में उसको मिली है। इतने केसेस हमारे बनते हैं। और डेट क्या है 1 अप्रैल 2000 पहले से, तो देखो ना तो उसके पास एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, और ना हमारा CII 2001 से पहले का हमारे पास होता है। कुछ टाइम पहले तक 1981 का 81-82 का पे CII चलते थे, लेकिन अब कुछ सालों में जो चेंजेस हुए हैं तो तब से 2001-2002 में गवर्नमेंट ने न्यू CIIs हर साल के ये देते हैं, तो इस साल से ये नए बना दिए गए थे। तो अब जो तुम लोग जो बच्चे यूज करते हो, क्लासेस यूज करती हैं, वो 2001-2002 का CII यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2001 से पहले का CII नहीं है, ना ही उसके पास परचेस कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन जो उसको कैपिटल एसेट मिली है उसकी एक्चुअल कॉस्ट जहां से वो ट्रांसफर होके आई है, यानी कि प्रीवियस ओनर के पास तो होगी, तो हम यहाँ पे जब उसकी इंडेक्सिंग करते हैं तो इंडेक्सिंग के रूल ये है, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू। एक्चुअल कॉस्ट भी प्रीवियस ओनर के पास होगी, वहां से ले लेंगे, और फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि कब 2001-2002 को, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है। इस डेट को इस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगी और एक्चुअल कॉस्ट जो भी होगी, विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा होगी उस कॉस्ट की हम इंडेक्सिंग करेंगे। और इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, वो जो कॉस्ट होगी, चाहे वो फेयर मार्केट वैल्यू है चाहे वो एक्चुअल कॉस्ट है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2001-2002 के CII से। CII का मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उस इंडेक्स से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जो अमाउंट आएगा उसको, जो हमारा सेल ईयर है यानी कि 2020-2021, इसके CII से हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी। समझ गए ना? एक्विजिशन का मतलब जो उसको मिली है, मैंने मतलब कि जिस साल वो एसेट उसको मिली है उसकी कॉस्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम इंडेक्स कर रहे हैं। इसी को हम बोलेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिफोर 1 अप्रैल 2001, ठीक है। तो एक केस ये बनता है हमारा। उसके बाद दूसरा केस है कि भाई देखो, जब हमारे एसएससी को वो जो गिफ्ट है, वो जो कैपिटल एसेट है, अगर वो गिफ्ट में मिलता है, विल में मिलता है, वसीयत में मिलता है, या HUF के पार्टीशन के रूप में मिलता है, यानी कि HUF का बंटवारा हो गया है तो उसके हिस्से में आती है वो कैपिटल एसेट, या फिर इनहेरिटेंस उत्तराधिकार में उसको मिलता है, तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ वहां पे से इंप्रूवमेंट करेगा, रेनोवेट कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, और उसको एक्सटेंड कर सकता है अपने घर को, ठीक है। उसमें कुछ और कमरे वगैरह डाल लेगा या कुछ भी कर सकता है वो, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रूवमेंट, यानी कि उस एसएससी ने अपनी उस कैपिटल एसेट में इम्प्रूवमेंट किया है, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो अगर 2001 से पहले की कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि उसकी इंडेक्सिंग हमने नहीं करनी है, उसको लेना भी नहीं है, उसको छोड़ देना है। लेकिन अगर हमारी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद, ठीक है, इस ये वाला केस कौन सा, 1 अप्रैल 2001 से पहले, सॉरी बाद, या फिर उस डेट को
ठीक है, 2 केसेस हैं, बिफोर वाला केस नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम इस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं, क्योंकि ये भी तो एसएससी की जेब से पैसा खर्च हुआ है, ये वाला उसकी जेब से पैसा खर्च नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला एसएससी की जेब से ही पैसा खर्च हुआ है, इसलिए इसकी इंडेक्सिंग होगी। तो इसकी इंडेक्सिंग के लिए भी जो कॉस्ट उसने लगाई है अपने घर पे, अपनी हाउस प्रॉपर्टी पे, अपनी प्लॉट पे या शॉप पे, किसी भी कैपिटल एसेट पे, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हम ले लेंगे मल्टीप्लाई उसको वही CII ऑफ सेल ईयर, यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ले लेंगे सेल ईयर का, और उसको डिवाइड कर देंगे हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिस साल इम्प्रूवमेंट हुई है उस साल का CII हम यहाँ पे ले लेंगे डिवाइड करने के लिए। तो ये फॉर्मूला है, इससे हमारी कॉस्ट ऑफ इंडेक्सिंग भी इंडेक्स हो जाएगी। तो ये 2 हमको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, सेल प्राइस में से इस कॉस्ट को लेस करके जो बचेगा वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड केस हमारा आ रहा है, इफ कैपिटल एसेट इज रिक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 नॉट अंडर द अबव मेंशन मोड, मतलब कि उसको 1 अप्रैल 2001 को वो एसेट उसने मिली, मतलब मिली नहीं, खरीदी है, मतलब इन मोड्स को छोड़ के, कह रहा है ना, नॉट अंडर द अबव मेंशन्ड मोड्स, कौन से, गिफ्ट में, यानी कि वो एसेट उसको गिफ्ट में भी ना मिली हो, विल में ना मिली हो, पार्टीशन ऑफ एक्चुअल में ना मिली हो, इनहेरिटेंस ना मिली हो, मतलब कि उसने वो एसेट खरीदी है, वो कैपिटल एसेट उसने खरीदी है, तो उसकी हम यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ही लेंगे यहाँ पे, उसको डिवाइड कर देंगे CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, जिस साल उसने परचेज किया है उस साल का इंडेक्स ले लेंगे, मल्टीप्लाई CII ऑफ सेल ईयर, जिस साल उसने सेल किया है उसका CII यहाँ पे ले लेंगे, समझ गए। तो ये हमारे 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस कौन सा था, जिसमें एसएससी ने वो जो कैपिटल एसेट है वो एक्वायर की है, परचेज नहीं की है, एक्वायर का मतलब उसको मिली है, गिफ्ट में मिली है, विल में मिली है, पार्टीशन ऑफ एक्चुअल में मिली है या इनहेरिटेंस में मिली है, उसकी हम इंडेक्सिंग ऐसे करेंगे। और अगर उसने उस जो उसको गिफ्ट या विल वगैरह में जो कैपिटल एसेट मिली थी उसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट किया है, मतलब उसमें कुछ रिपेयर रिनोवेशन कुछ भी किया है, तो वो किया है 1 अप्रैल 2001 के बाद या उस डेट को, तो उस डेट की कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी, और जिस साल सेल किया है उस साल का CII आ जाएगा, और नीचे जो है जिस साल उसने इंप्रूवमेंट की है उस साल का CII आ जाएगा, समझ गए। फिर हमारा थर्ड है, इफ कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, ये था बिफोर वाला केस, ये है आफ्टर वाला केस, समझ गए। लेकिन उसने जो ये एक्वायर भी किया है, तो ये उसने परचेज किया है, इन मोड्स में उसको मिला नहीं है, परचेज वाला केस है ये लास्ट वाला, तो इसलिए हमने यहाँ पे CII ऑफ परचेज ईयर लिया है, समझ गए। तो बेटा ये आप लोगों ने इसकी एक तो इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में, दूसरा आपने इसको क्या करना है कि इसका प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन है आपकी बुक में, ठीक है बेटा। तो ये बाकी इसके आगे का जो भी हमारा टॉपिक है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है।